सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीप्ति वर्मा आपकी पाठ्यक्रम समन्वयक हूँ। आशा है आप अच्छे होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। पहले से जो छात्र इसमें एनरोल हो रहे हैं उन्हें थोड़ा बहुत हार्डवेयर का ज्ञान, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का ज्ञान, थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में, सीपीयू प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, मेमोरी का क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप पढ़कर ये कोर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इस समग्र कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका को देखकर अपनी चर्चा हम शुरू करेंगे। एक कंप्यूटर सिस्टम को मोटे तौर पर 4 घटकों में विभाजित किया जा सकता है: हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम और उपयोगकर्ता। हार्डवेयर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम के लिए बुनियादी कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, कंपाइलर और वेब ब्राउज़र उन तरीकों को परिभाषित करते हैं जिनमें इन संसाधनों का उपयोग उपयोगकर्ताओं की कंप्यूटिंग समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामों के बीच हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वित करता है। हम एक कंप्यूटर सिस्टम को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा से मिलकर भी देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के संचालन में इस संसाधनों के उचित उपयोग के लिए साधन प्रदान करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सरकार के समान है। एक सरकार की तरह यह स्वयं कोई उपयोगी कार्य नहीं करती है, परंतु यह बस एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसके अंतर्गत अन्य प्रोग्राम उपयोगी कार्य करते हैं। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को 4 घटकों में बांटा गया है: कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम एवं उपयोगकर्ता। ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका को पूरी तरह से समझने के लिए हम आगे 2 दृष्टिकोणों से ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाते हैं: उपयोगकर्ता का और सिस्टम का। उपयोगकर्ता के दृश्य से कंप्यूटर के प्रति उपयोगकर्ता का दृष्टिकोण उपयोग किए जा रहे इंटरफेस के अनुसार भिन्न होता है। अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता एक पीसी के सामने बैठते हैं जिसमें एक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सिस्टम यूनिट होता है। ऐसी प्रणाली एक उपयोगकर्ता के लिए अपने संसाधनों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। लक्ष्य उपयोगकर्ता द्वारा किए जा रहे कार्य को अधिकतम करना है। इस मामले में ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादातर उपयोग में आसानी के लिए डिज़ाइन किया है, जिसमें प्रदर्शन पर कुछ ध्यान दिया जाता है और संसाधन उपयोग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को कैसे साझा किया जाता है, निसंदेह प्रदर्शन उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन संसाधन उपयोग के बजाय ऐसी प्रणालियों को एकल उपयोगकर्ता अनुभव के लिए अनुकूल किया जाता है। अन्य मामलों में उपयोगकर्ता मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर से जुड़े टर्मिनल पर कार्य करता है। अन्य उपयोगकर्ता अन्य टर्मिनलों के माध्यम से उसी कंप्यूटर पर कार्य करते हैं। ये उपयोगकर्ता संसाधन साझा करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ऐसे मामलों में ऑपरेटिंग सिस्टम को संसाधन उपयोग को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी उपलब्ध सीपीयू, समय, मेमोरी और इनपुट आउटपुट का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है और कोई भी व्यक्तिगत उपयोगकर्ता अपने उचित हिस्से से अधिक नहीं लेता है। अन्य मामलों में उपयोगकर्ता अन्य वर्कस्टेशनों और सर्वरों के नेटवर्क से जुड़े वर्कस्टेशनों पर कार्य करते हैं। इन उपयोगकर्ताओं के पास समर्पित संसाधन है, कंप्लीशन के लिए नेटवर्किंग है, सर्वर है, फाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर जैसे संसाधन भी साझा करते हैं। इसलिए उनका ऑपरेटिंग सिस्टम व्यक्तिगत प्रयोज्यता और संसाधन उपयोग के बीच समझौता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाल ही में हैंडहेल्ड कंप्यूटर की कई किस्में ट्रेंड में आई हैं। इनमें से अधिकांश उपकरण व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए स्टैंड अलोन इकाइयाँ हैं। कुछ नेटवर्क से जुड़े होते हैं या तो सीधी तार द्वारा अधिक वायरलेस मॉडेम और नेटवर्किंग के माध्यम से भी जुड़े होते हैं। इनका पावर, स्पीड और इंटरफेस सीमाओं के कारण वे अपेक्षाकृत क्रम दूरस्थ संचालन करते हैं। उनके ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर व्यक्तिगत उपयोगिता के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन बैटरी जीवन की मात्रा के अनुसार प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण है।
कुछ कंप्यूटरों में उपयोगकर्ता का दृश्य बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। उदाहरण के लिए घरेलू उपकरणों और ऑटोमोबाइल में एम्बेडेड कंप्यूटर में संख्यात्मक कीपैड हो या स्थिति दिखाने के लिए संकेतन लाइट को चालू या बंद कर सकते हैं, लेकिन वे और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना चलाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सिस्टम व्यू कंप्यूटर के दृष्टिकोण से ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। इस संदर्भ में हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को संसाधन आवंटनकर्ता के रूप में देख सकते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में कई संसाधन होते हैं जिनकी किसी समस्या को हल करने के लिए आवश्यकता हो सकती है। सीपीयू का समय, मेमोरी स्पेस, फाइल स्टोरेज स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस इत्यादि। ऑपरेटिंग सिस्टम इन संसाधनों के प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। संसाधनों के लिए असंख्य और असंभवतः परस्पर विरोधी अनुरोधों का सामना करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को यह तय करना होगा कि उन्हें विशिष्ट कार्यक्रमों और उपयोगकर्ताओं को कैसे आवंटित किया जाए ताकि वह कंप्यूटर सिस्टम को कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से संचालित कर सके। जैसा कि हमने देखा है, संसाधन आवंटन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां कई उपयोगकर्ता एक ही मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा अलग दृष्टिकोण विभिन्न इनपुट आउटपुट उपकरणों और उपयोगकर्ता प्रोग्रामों को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक नियंत्रण प्रोग्राम है। एक नियंत्रण प्रोग्राम त्रुटियों और कंप्यूटर के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए उपयोगकर्ता प्रोग्राम के निष्पादन का प्रबंधन करता है। यह विशेष रूप से इनपुट आउटपुट उपकरणों के संचालन और नियंत्रण से संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करना। हमने उपयोगकर्ता और सिस्टम के दृष्टिकोण से ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका को देखा है। हालांकि हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सामान्य तौर पर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई पूरी तरह से पर्याप्त परिभाषा नहीं है, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है क्योंकि वे प्रयोग करने योग्य कंप्यूटिंग सिस्टम बनाने की समस्या को हल करने का एक उचित तरीका प्रदान करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का मूल लक्ष्य उपयोगकर्ता प्रोग्रामों को निष्पादित करना और उपयोगकर्ता की समस्याओं को हल करना आसान बनाता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्माण किया गया है। चूँकि मात्र हार्डवेयर का उपयोग करना विशेष रूप से आसान नहीं है, इसलिए एप्लीकेशन प्रोग्राम विकसित किए जाते हैं। इन प्रोग्रामों के लिए सामान्य परिचालनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि इनपुट आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करने वाले, संसाधनों को नियंत्रित करने और आवंटित करने के सामान्य कार्य को फिर सॉफ्टवेयर के एक टुकड़े में एक साथ लाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। पूर्व इससे पहले हम कंप्यूटर सिस्टम कैसे संचालित होता है इसके विवरण का पता लगाएं। हमें कंप्यूटर सिस्टम की संरचना का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इस खंड में हम अपने पृष्ठभूमि ज्ञान को पूरा करने के लिए इस संरचना के कई हिस्सों को देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस। एक आधुनिक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम में एक या एक से अधिक सीपीयू और एक सामान्य बस के माध्यम से जुड़े कई डिवाइस नियंत्रक होते हैं और साझा मेमोरी तक पहुंच प्रदान करते हैं। प्रत्येक डिवाइस नियंत्रक एक विशिष्ट प्रकार के डिवाइस, उदाहरण के लिए डिस्क डिवाइस, ऑडियो डिवाइस और वीडियो डिस्प्ले का प्रभारी होता है। सीपीयू और डिवाइस नियंत्रक समवर्ती रूप से निष्पादित करते हैं। स्मृति चक्रों के लिए प्रतिस्पर्धा, साझा मेमोरी तक व्यवस्थित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक मेमोरी कंट्रोलर प्रदान किया जाता है, जिसका कार्य मेमोरी तक पहुंचने को सिंक्रोनाइज करना है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम के लिए सबसे पहला होता है आपके पास सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पूरे टास्क की प्रोसेसिंग की जाती है। फिर आपके पास होता है डिस्क कंट्रोलर, जहां पे आप कमांड्स एंड ऑल जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टोर की जाती है। फिर है आपके पास यूसीबी कंट्रोलर, जिसके माध्यम से माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के हार्डवेयर में सम्मिलित की जाती हैं। ग्राफिक एडाप्टर, अगर आप कुछ ग्राफिकल इंटरफेस यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए मॉनिटर में एक ग्राफिकल तौर पे सारे सिंबल्स दिए जाते हैं। इनके अलावा मेमोरी,
जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कंपाउंड है कंप्यूटर सिस्टम का। आगे हम देखेंगे किसी कंप्यूटर को चलाना शुरू करने के लिए, उदाहरण के लिए जब उसे चालू किया जाता है या रिबूट किया जाता है, तो उसे चलाने के लिए एक प्रारंभिक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। यह प्रारंभिक प्रोग्राम या बूटस्ट्रैप प्रोग्राम सरल होता है। आमतौर पर इसे कंप्यूटर हार्डवेयर के भीतर रीड ओनली मेमोरी या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रोम या EEPROM में संग्रहित किया जाता है, जिसे सामान्य शब्द फर्मवेयर द्वारा जाना जाता है। यह सिस्टम के सभी पहलुओं को आरंभ करता है, CPU रजिस्टर से लेकर डिवाइस कंट्रोलर से लेकर मेमोरी सामग्री तक। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड करना है और उस सिस्टम को कैसे निष्पादित करना, कैसे शुरू करना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल का पता लगाना होगा और उसे मेमोरी में लोड करना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर पहली प्रक्रिया जैसे कि इनिट को निष्पादित करना शुरू करता है और किसी घटना के घटित होने की प्रतीक्षा करता है। किसी घटना के घटित होने का संकेत आमतौर पर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के व्यवधान से मिलता है। हार्डवेयर आमतौर पर सिस्टम बस के माध्यम से CPU को सिग्नल भेजकर किसी भी समय व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। सॉफ्टवेयर एक विशेष ऑपरेशन, जिसे सिस्टम कॉल भी कहा जाता है, निष्पादित करके व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। जब CPU बाधित होता है तो वह जो कर रहा है उसे रोक देता है और तुरंत निष्पादन को एक निश्चित स्थान पर स्थानांतरित कर देता है। निश्चित स्थान में आमतौर पर शुरुआती पता होता है जहां व्यवधान के लिए सेवा रूटीन स्थित होती है। व्यवधान सेवा रूटीन निष्पादित होता है। पूरा होने पर CPU बाधित गणना को फिर से शुरू करता है। इस ऑपरेशन की समय रेखा हम चित्र में भी देख सकते हैं कि कैसे, कब इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट भेजा गया है, कब उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र किया गया है, फिर कब से अगेन दोबारा उसमें इनपुट आउटपुट के रिक्वेस्ट भेजे गए हैं। ये इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। भंडारण संरचना, जो हमारी मेमोरी होती है, स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है मेमोरी का, वो इस फिगर में दिया हुआ है। सबसे छोटे लेवल का स्टोरेज कहते हैं हम उसे रजिस्टर। उसके बाद होता है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद होता है हमारा मेन मेमोरी, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स। ये स्टोरेज डिवाइस के हिरार्की हैं। भंडारण युक्ति पदानुक्रम, कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए मुख्य मेमोरी, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम भी कहा जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम इस मेमोरी में होना चाहिए। मुख्य मेमोरी एकमात्र बड़ा भंडारण क्षेत्र है जिसे प्रोसेसर सीधे एक्सेस कर सकता है। इसे आमतौर पर डायनामिक रैंडम मेमोरी नामक सेमीकंडक्टर तकनीक से लागू किया जाता है, जो मेमोरी शब्दों की एक श्रृंखला बनाती है। प्रत्येक शब्द का अपना पता होता है। विशिष्ट मेमोरी पतों पर लोड या स्टोर निर्देशों के अनुक्रम के माध्यम से इंटरैक्शन प्राप्त किया जाता है। लोड निर्देश एक शब्द जो मुख्य मेमोरी से CPU के भीतर एक आंतरिक रजिस्टर में लिया जाता है, जबकि स्टोर निर्देश एक रजिस्टर की सामग्री को मुख्य मेमोरी में ले जा सकता है। स्पष्ट लोड और स्टोर के अलावा CPU स्वचालित रूप से निष्पादन के लिए मुख्य मेमोरी से निर्देश लोड करता है। एक विशिष्ट निर्देश निष्पादन चक्र, जैसा कि एक वॉन के साथ सिस्टम पर निष्पादित किया जाता है। न्यूमैन आर्किटेक्चर सबसे पहले मेमोरी और स्टोर से एक निर्देश प्राप्त करता है। अनुदेश रजिस्टर में एक अनुदेश फिर निर्देश को डिकोड किया जाता है। इसे ऑपरेंड ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है। कुछ आंतरिक रजिस्टर से संग्रहित किया जा सकता है। ऑपरेंड का निर्देश निष्पादित होने के बाद परिणाम को वापस मेमोरी में संग्रहित किया जा सकता है। ध्यान दें कि मेमोरी यूनिट केवल मेमोरी पतों की एक धारा देखती है, यह नहीं जानता कि वे कैसे उत्पन्न होते हैं। निर्देश काउंटर, अनुक्रमक संकेत, शाब्दिक पते, ये किसी अन्य माध्यम से या किस लिए उन्हें लिया गया है, निर्देश या डेटा के तौर पे। तदनुसार हम इस बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि किसी प्रोग्राम द्वारा मेमोरी एड्रेस कैसे उत्पन्न किया जाता है। ये हम मेमोरी मैनेजमेंट के दौरान हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम केवल रनिंग प्रोग्राम द्वारा उत्पन्न मेमोरी एड्रेस के अनुक्रम में रुचि रखते हैं।
आदर्श रूप से हम चाहते हैं कि प्रोग्राम और डेटा स्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहें। यह व्यवस्था आमतौर पर निम्नलिखित दो कारणों से संभव नहीं है। मुख्य मेमोरी आमतौर पर सभी आवश्यक प्रोग्राम और डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बहुत छोटी होती है। मुख्य मेमोरी एक अस्थिर भंडार उपकरण है जो बिजली बंद होने या अन्यथा खो जाने पर अपनी सामग्री खो देता है। इस प्रकार अधिकांश कंप्यूटर सिस्टम मुख्य मेमोरी से विस्तार के रूप में द्वितीयक भंडारण प्रदान करते हैं। द्वितीयक भंडारण के लिए मुख्य आवश्यकता है कि यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से रखने में सक्षम हो। सबसे आम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा मैग्नेटिक डिस्क है जो प्रोग्राम और डेटा दोनों के लिए स्टोरेज प्रदान करता है। अधिकांश प्रोग्राम वेब ब्राउज़र, कंपाइलर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट इत्यादि ये सारी चीज़ें एक डिस्क पर संग्रहित होते हैं जब तक कि उन्हें मेमोरी में लोड नहीं किया जाता है। कई प्रोग्राम अपने प्रसंस्करण के लिए जानकारी के स्रोत और गंतव्य दोनों के रूप में डिस्क का उपयोग करते हैं। इसलिए डिस्क भंडारण का उचित प्रबंधन कंप्यूटर सिस्टम के लिए केंद्रीय महत्व का है। हालांकि बड़े अर्थ में जिस भंडारण संरचना का हमने वर्णन किया है, जिसमें रजिस्टर, मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क शामिल हैं, कई संभावित भंडारण प्रणालियों में से केवल एक है। अन्य में कैश मेमोरी, सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप इत्यादि शामिल हैं। प्रत्येक भंडारण प्रणाली एक डेटॉम को संग्रहित करने और बाद में पुनः प्राप्त करने तक उस डेटा को रखने की बुनियादी कार्य प्रदान करती है। विभिन्न भंडारण प्रणालियों के बीच मुख्य अंतर गति, लागत, आकार और अस्थिरता में निहित है। कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न प्रकार की भंडारण प्रणालियों को गति और लागत के अनुसार एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। उच्च स्तर महंगे हैं लेकिन वे तेज हैं। जैसे जैसे हम पदानुक्रम में नीचे जाते हैं, प्रति बिट लागत आमतौर पर कम हो जाती है, जबकि पहुंच का समय आमतौर पर बढ़ जाता है। यह समझौता उचित है यदि दी गई भंडारण प्रणाली किसी अन्य तुलना में तेज और कम महंगी होती। अन्य गुण समान होते तो धीमी अधिक मेमोरी का उपयोग करने का कोई कारण नहीं होता। वास्तव में पेपर टेप और कोर मेमोरी सहित कई प्रारंभिक भंडारण उपकरण और संग्रहालयों में चले गए हैं क्योंकि मैग्नेटिक टेप और सेमीकंडक्टर मेमोरी तेज हो गई है और मेमोरी के शीर्ष चारों स्तरों का निर्माण सेमीकंडक्टर मेमोरी के उपयोग करके किया जा सकता है। गति और लागत में भिन्नता के अलावा विभिन्न भंडारण प्रणालियों या तो स्थिर या गैर वाष्पशील हैं। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, जब डिवाइस की बिजली हटा दी जाती है, अस्थिर भंडारण अपनी सामग्री खो देता है। महंगी बैटरी और जनरेटर बैकअप सिस्टम की अनुपस्थिति में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हम गैर वाष्पशील भंडारण में लिखा जाना चाहिए ताकि इस पदक्रम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के ऊपर भंडारण प्रणालियां अस्थिर हैं जबकि नीचे की भंडारण प्रणालियां गैर वाष्पशील हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क को अस्थिर या गैर वाष्पशील रूप से डिज़ाइन किया जा सकता है। सामान्य ऑपरेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिस्क डेटा को एक बड़े DRAM एरे में संग्रहित करती है जो अस्थिर है, लेकिन कई इलेक्ट्रॉनिक डिस्क उपकरणों में एक छिपी हुई मैग्नेटिक हार्ड डिस्क को बैकअप पावर के लिए एक बैटरी प्रदान करती है। यदि बाहरी शक्ति बाधित होती है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क नियंत्रण RAM के मैग्नेटिक डिस्क पर डेटा कॉपी करता है। जब बाहरी बिजली बहाल हो जाती है तो नियंत्रक डेटा को वापस RAM में कॉपी कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क का दूसरा रूप फ्लैश मेमोरी है जो कैमरों और व्यक्तिगत डिजिटल सहायकों, रोबोट में सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर पर हटाने योग्य भंडारण के रूप में लोकप्रिय है। फ्लैश मेमोरी DRAM की तुलना में धीमी है, लेकिन इसकी सामग्री को बनाए रखने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। एक संपूर्ण मेमोरी सिस्टम के डिज़ाइन को अभी चर्चा किए गए सभी कारकों को संतुलित करना चाहिए। इसे यथासंभव सस्ती गैर वाष्पशील मेमोरी प्रदान करते हुए केवल उतनी ही महंगी मेमोरी का उपयोग करना चाहिए जितनी आवश्यक हो। जहां दो घटकों के बीच बड़ी पहुंच समय या स्थानांतरण दर असमानता मौजूद हो, वहां प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कैश मेमोरी स्थापित किए जा सकते हैं। इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर। इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर, जब हमें कुछ सिस्टम को कुछ इनपुट प्रदान करना हो तो हम इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर के थ्रू हम CPU को इंस्ट्रक्शन
या इनपुट डेटा प्रदान कर सकते हैं। सीपीयू उन डेटा से रिलेटेड प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर के थ्रू ही मेमोरी से ले सकता है। मेमोरी से वह डेटा लेने के बाद सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात उसका जो आउटकम है उसे फिर से वो आउटकम स्ट्रक्चर के थ्रू आउटपुट को स्क्रीन पे प्रोवाइड कर सकता है, या अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम इनपुट और आउटपुट के स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, डेटा मूवमेंट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये सारी चीज़ें हम मेमोरी मैनेजमेंट के दौरान पढ़ेंगे। स्टोरेज कंप्यूटर के भीतर कई प्रकार के इनपुट आउटपुट उपकरणों में से एक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोड का एक बड़ा हिस्सा इनपुट आउटपुट को प्रबंधित करने के लिए समर्पित है। सिस्टम की विश्वसनीयता और प्रदर्शन के लिए इसके महत्व के कारण और उपकरणों की बदलती प्रकृति के कारण, इसलिए अब हम इनपुट आउटपुट का एक सिंहावलोकन प्रदान करते हैं। एक सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू और कई डिवाइस नियंत्रक होते हैं जो एक सामान्य बस के माध्यम से जुड़े होते हैं। प्रत्येक डिवाइस नियंत्रक एक विशिष्ट प्रकार के डिवाइस का प्रभारी होता है। नियंत्रक के आधार पर एक से अधिक संलग्न उपकरण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 7 या अधिक डिवाइस को छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस नियंत्रक से जोड़ा जा सकता है। एक डिवाइस नियंत्रक कुछ स्थानीय बफर स्टोरेज और विशेष प्रयोजन रजिस्टरों का एक सेट बनाए रखता है। डिवाइस नियंत्रक उस परिधीय उपकरणों के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है जिन्हें वह नियंत्रित करता है, और उसके स्थानीय बफर स्टोरेज आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रत्येक डिवाइस नियंत्रक के लिए एक डिवाइस ड्राइवर होता है। यह डिवाइस ड्राइवर डिवाइस कंट्रोलर को समझता है और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिवाइस को एक समान इंटरफेस प्रदान करता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन शुरू करने के लिए डिवाइस ड्राइवर डिवाइस नियंत्रक के भीतर उपयुक्त रजिस्टर लोड करता है। डिवाइस नियंत्रक बदले में इन रजिस्टरों की सामग्री की जांच करके यह निर्धारित करता है कि क्या कार्यवाही करनी है, जैसे कि कीबोर्ड से एक अक्षर पढ़ना। नियंत्रक डिवाइस के इस स्थानीय बफर में डेटा का स्थानांतरण शुरू करता है। एक बार डेटा का स्थानांतरण पूरा हो जाने पर डिवाइस नियंत्रक डिवाइस ड्राइवर को एक इनपुट के माध्यम से सूचित करता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। डिवाइस ड्राइवर तब ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रण लौटाता है। संभवतः डेटा या पॉइंटर को डेटा पर लौटाना है यदि ऑपरेशन पढ़ा गया था। अन्य परिचालनों के लिए डिवाइस ड्राइवर स्थिति की जानकारी देता है। इंटरप्ट संचालित इनपुट आउटपुट का यह रूप छोटी मात्रा में डेटा को स्थानांतरित करने के लिए ठीक है, लेकिन डिस्क इनपुट आउटपुट जैसे थोक डेटा आंदोलन के लिए उपयोग किए जाने के उच्च ओवरहेड उत्पन्न करता है। जब आपके पास डेटा की मात्रा बढ़ जाती है तब आपको इंटरप्ट के दौरान यह छोटे मोटे डेटा के दौरान जब आप ट्रांसफ़र करते हैं वह आसान होता है, परंतु जब डेटा का लोड बढ़ जाता है तो ये ओवरहेड उत्पन्न कर सकता है। उस समस्या को हल करने के लिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसे हम डीएमए का नाम दिया गया है, उपयोग किया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए बफर्स, पॉइंटर्स और काउंटर सेट करने के बाद डिवाइस कंट्रोलर डेटा के पूरे ब्लॉक को सीधे अपने बफर स्टोरेज से मेमोरी में स्थानांतरित करता है, बिना सीपीयू के हस्तक्षेप के। डिवाइस ड्राइवर को यह बताने के लिए कि ऑपरेशन पूरा हो गया है, प्रति ब्लॉक केवल एक व्यवधान उत्पन्न होता है, न कि कम गति वाले उपकरणों के लिए प्रति बाइट एक व्यवधान उत्पन्न होता है। जबकि डिवाइस नियंत्रक इन कार्यों को निष्पादित कर रहा है, सीपीयू अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध है। कुछ हाई एंड सिस्टम बस आर्किटेक्चर के बजाय स्विच का उपयोग करते हैं। इन प्रणालियों पर कई घटक एक साझा बस में साइकिल के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक साथ अन्य घटकों से बात कर सकते हैं। इस मामले में डीएमए और भी अधिक प्रभावी है। कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों की परस्पर क्रिया इस चित्र में दर्शाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को एक लोकेशन दिया गया है। उसके उपरांत फिगर में बताया गया है कि 4 टास्क आए हैं जिन्हें मेमोरी में स्थान दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक मल्टी प्रोग्राम करने की क्षमता है। एक एकल उपयोगकर्ता सामान्य तौर पर हर समय सीपीयू या आईओ डिवाइस को व्यस्त नहीं रख सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग
को व्यवस्थित करके सीपीयू उपयोग को बढ़ाता है, ताकि सीपीयू के पास हमेशा निष्पादित करने के लिए एक या एक से अनेक प्रोग्राम उसके पास अवेलेबल हो। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम एक ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जिससे विभिन्न सिस्टम संसाधनों, उदाहरण के तौर पे सीपीयू, मेमोरी, परिधि डिवाइस का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, लेकिन वे कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोगकर्ता की सहभागिता प्रदान नहीं करते हैं। टाइम शेयरिंग, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का तार्किक विस्तार है। टाइम शेयरिंग सिस्टम में सीपीयू उनके बीच स्विच करके कई कार्यों को निष्पादित करता है, लेकिन स्विच इतनी बार होते हैं कि उपयोगकर्ता चलने के दौरान प्रत्येक प्रोग्राम के साथ बातचीत कर सकते हैं। समय साझा करने के लिए एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो उपयोगकर्ता और सिस्टम के बीच सीधी संचार प्रदान करे। उपयोगकर्ता कीबोर्ड या माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग करके सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्राम को निर्देश देता है और आउटपुट डिवाइस पर तत्काल परिणाम की प्रतीक्षा करता है। तदनुसार प्रतिक्रिया समय क्रम आमतौर पर 1 सेकंड से भी कम होना चाहिए। प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम प्रोसेस को भी मैनेज करना होता है। कोई प्रोग्राम तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे निर्देशों को सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया गया हो। निष्पादन में एक प्रोग्राम, जैसा कि बताया गया है, एक प्रक्रिया है। कंपाइलर जैसा समय साझा उपयोगकर्ता प्रोग्राम एक प्रक्रिया है। किसी व्यक्तिगत उपयोगकर्ता द्वारा पीसी पर चलाया जा रहा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम एक प्रक्रिया है। सिस्टम कार्य जैसे प्रिंटर को आउटपुट भेजना एक प्रक्रिया या काम, जैसे छोटे प्रक्रिया या छोटे हिस्सों में उसे हम विभाजित कर सकते हैं, उसे भी हम प्रोसेस कह सकते हैं। अभी के लिए आप कर सकते हैं किसी प्रक्रिया को नौकरी या समय साझा कार्यक्रम माने। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने जॉब को, जो छोटी छोटी प्रक्रिया होती है, उसे आप जॉब के रूप में देख सकते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि यह अवधारणा अधिक सामान्य है। जैसा कि हम अपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आगे के जब हम डिस्क मैनेज करेंगे, मेमोरी मैनेज करेंगे, प्रोसेस मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे, डिस्क शेड्यूलिंग, उन सब में हम देखेंगे कि कैसे जॉब को शेड्यूल किया जाता है। सिस्टम कॉल प्रदान करना संभव है, जो कि प्रक्रियाओं को समवर्ती रूप से निष्पादित करने के लिए उप प्रक्रियाएं बनाने की अनुमति देता है, और इन सिस्टम कॉल के मदद से हम एक से ज़्यादा प्रोसेस को सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। एक प्रक्रिया को अपना पूरा कार्य करने के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें उसे सीपीयू के समय की आवश्यकता होती है, मेमोरी की आवश्यकता होती है, कुछ फाइलें, कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस शामिल हैं। ये संसाधन या तो प्रक्रिया के निर्माण के समय उसे दे दिया जाता है, या उसे चलने के दौरान जब वह प्रोसेस चालू हो जाता है और बीच में भी उसे आवंटित किया जा सकता है। विभिन्न भौतिक और तार्किक संसाधनों के अलावा जो एक प्रक्रिया बनने पर प्राप्त होती है, विभिन्न आरंभीकरण डेटा इनपुट को भी साथ में पारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक ऐसी प्रक्रिया पर विचार करें जिसका कार्य किसी टर्मिनल की स्क्रीन पर फाइल की स्थिति प्रदर्शित करना है। प्रक्रिया को इनपुट के रूप में फाइल का नाम दिया जाएगा और टर्मिनल पर वांछित जानकारी प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए उचित निर्देशों और सिस्टम कॉल को निष्पादित किया जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रिया प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। पहला, उपयोगकर्ता और सिस्टम दोनों प्रक्रियाओं को बनाना और हटाना, प्रक्रियाओं को निलंबित करना और फिर से शुरू करना, प्रक्रिया तुल्यकालन के लिए तंत्र प्रदान करना, प्रक्रिया संचार के लिए तंत्र प्रदान करना, गतिरोध से निपटने के लिए तंत्र प्रदान करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम मेमोरी को भी मैनेज करना होता है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि मेमोरी के हिरार्कीज हमने शुरुआती टाइम पे हमने उसको समझा कि उसके हिरार्की में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेमोरी से निर्देश यह मिलता है कि उसके पास कितना लोकेशन है और उस लोकेशन को सारे प्रोग्राम्स के बीच में डिवाइड करना। यह मुख्य मेमोरी से डेटा को पढ़ना, लिखना, कैश मेमोरी से डेटा को लेना, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट के थ्रू ही होता है। उदाहरण के लिए सीपीयू द्वारा डिस्क से डेटा संसाधित करने के लिए उन डेटा को पहले सीपीयू जनरेटेड इनपुट आउटपुट कॉल द्वारा मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उसी प्रकार सीपीयू द्वारा उन्हें निष्पादित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी में होना चाहिए। किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए इसे पूर्ण तौर पर मैप किया जाना चाहिए और मेमोरी में लोड किया जाना चाहिए। जैसे कि प्रोग्राम निष्पादित होता है, यह इन निरपेक्ष पतों को
उत्पन्न करके मेमोरी से प्रोग्राम निर्देशों और डेटा तक पहुंचाता है। प्रोग्राम लोड करना, निष्पादित किया जाना, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही मैनेज की जाती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेमोरी के कौन से हिस्से का उपयोग किया जा रहा है और किसके द्वारा। यह तय करना कि कौन सी प्रक्रियाओं और डेटा को मेमोरी में और बाहर ले जाना है। आवश्यकता अनुसार मेमोरी स्पेस आवंटित करना और हटाना, ये सारी चीज़ें स्टोरेज मैनेजमेंट के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम को उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सूचना भंडारण का एक समान तार्किक दृश्य प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तार्किक भंडारण इकाई फाइल को परिभाषित करने के लिए अपने भंडारण उपकरणों के भौतिक गुणों से सार निकालता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को भौतिक मीडिया पर मैप करता है और स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से इन फाइलों तक पहुंचाता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। फाइल प्रबंधन किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे दृश्यमान घटकों में से एक है। कंप्यूटर कई अलग अलग प्रकार के भौतिक मीडिया पर जानकारी संग्रहित कर सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप सबसे आम है। फाइल्स का क्या नाम होगा, फाइल कहाँ स्टोर होगा, कौन सी फाइल ओपन है, कौन सी फाइल क्लोज है, किस में हमें लॉक करना है, किस फाइल को हमें अनलॉक करना है, कौन सी फाइल सभी के द्वारा यूज़ की जा सकती है, किन फाइलों का एक्सेस सिर्फ ओनर को देना है, ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज की जाती है। फाइलों को बनाना, हटाना, फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशिकाएं बनाना और हटाना, फाइलों को द्वितीय संग्रह पर मैप करना, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही की जाती है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, कौन से डेटा को कब यूज़ करना है, कितने यूज़र्स उसे यूज़ कर सकते हैं, इन सब के लिए भी तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम ही सुनिश्चित करता है। फाइलों के मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, CPU मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के ही माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम में कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम द्वारा परिभाषित संसाधनों तक प्रक्रियाओं के या उपयोगकर्ताओं की पहुंच को नियंत्रित करने के लिए कई तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक नॉलेज को जाना है और इस नॉलेज के साथ हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे एवं उसके सर्विसेज के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।